पहले चैनल नेम फिजिक्स वाई 30। तो बेटा देखो इसमें सबसे पहले उस दिन हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ के बारे में, ठीक है ना भैया। अनुप्रस्थ तरंग, इनका मतलब होता है इंग्लिश में ट्रांसवर्सल वेव्स, ठीक। इनके बारे में सारी चीजें पढ़ी। आज करेंगे स्टार्ट अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगें, देखो इसमें एक टॉपिक आपको ये वाला है, तरंग संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं वेव नंबर, वेव। इसकी वैल्यू आती है आपकी 1/λ के बाद। मतलब इसका सेंस आता है कि एकांक दूरी में, एकांक दूरी में तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 1/λ। तो इसका अगर मात्रक हमको निकालना है तो इसका आएगा m0 L-1 t। अब बेटा ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसका एक्चुअली सेंस होता क्या है, इसका अर्थ है कि ये वो दूरी है जिस दूरी में पूरी एक वेव आ रही है। भाई इसकी मैंने आपको डिफाइन बताई थी यहाँ पे कि ये अगर यहाँ से, ठीक है बेटा, ये पूरी वेव है और ये ऊपर जो बनता है इसे क्या हम बोलते हैं, रफ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट। मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में रंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो जितनी, अब एक वेव का अर्थ क्या है कि एक बार इधर अधिकतम विस्थापन मतलब एम्पलीट्यूड और एक बार इधर अपोजिट। तो एक वेव अगर पूरी जहाँ तक कंप्लीट होती है उस दूरी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना। अब इसकी तुम्हारी डिफाइन ऐसे भी आ सकती है कि जैसे तुम्हारा यहाँ से आकर के ये, इसकी डिफाइन मैंने आपको ऐसे भी बताई थी कि दो एक के बाद एक जो ये तरंगों अथवा गर्त हों, इनके बीच की जो दूरी आती है उसको भी हम वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है यहाँ से कोणीय तरंग संख्या, कोणीय तरंग संख्या, और या फिर इसको बोलते हैं हम संचरण गुणांक, संचरण गुणांक। और या फिर इसको हम बोलते हैं एक इसका नाम और है, इसको बोलते हैं हम तरंग सदिश, वेव वेक्टर। फर्स्ट क्या वो है आपका नाम, एंगुलर वेव नंबर, वेव। दूसरा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और तीसरा नाम क्या है, वेव वेक्टर, ठीक है बेटा। इसका सिंबल है k = ओमेगा अपॉन में वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी, कोणीय आवृत्ति बटे में वेव की चाल। ओमेगा की वैल्यू आती है आपकी 2π अपॉन में t आती है भाई, ठीक है बेटा। ये क्या है t, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड का सेंस है जितने टाइम में पूरा चक्कर कंप्लीट। पूरा चक्कर का अर्थ होता है बेटा कि एक मीडियम के पार्टिकल का एक वाइब्रेशन, एक जो कंपन है वो पूरा हो जाए। मतलब यहाँ से ऊपर जाए फिर डाउन आए, फिर जाए कहाँ, डाउन में चला जाए और फिर उसी पॉइंट पे आ जाए। इस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड आवर। अब आपको बताया कि v = तरंग की चाल, मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव, इज इक्वल टू आती है इसकी फ्रीक्वेंसी इनटू
वेवलेंथ आती है भाई। अब यहाँ से बेटा तो n इज इक्वल टू आता है 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, आवृत्ति बराबर 1/आवर्त का, और यहाँ से आ गया ये आपका। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू n इंटू, और तो यहाँ पे 2π/t इंटू n की जगह पे 1/t इंटू में यहाँ पे आ जाएगा ये। तो t से t को काट दूं भाई। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और आपकी आती है, इस चीज को आपको ध्यान करना अच्छे से। अगर मैं इसका मात्रक बनाता हूँ बेटा, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब कोई एंगल है ये पर मीटर, या फिर डायरेक्ट इसको रेडियन पर मीटर। तो इसकी एक डिफाइन और आती है हिंदी में, एकांक दूरी पर स्थित दो कणों के बीच में जितना कलांतर होता है, वो कलांतर उस तरंग की कोणीय तरंग संख्या या संचरण गुणांक या तरंग सदिश कहलाता है। मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, ये होता है बेटा K। हिंदी में एकांक दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य कलांतर, ये होता है बेटा आपका K। ठीक है बेटा, ये आपके दो पॉइंट। पहला था पॉइंट क्या, वेव नंबर, एकांक दूरी में जितनी वेव समा रही है, ठीक है बेटा, वो होता है आपका वेव नंबर। और दूसरा आता है कोणीय तरंग संख्या, एंगुलर वेव नंबर। इसकी वैल्यू आती है k = 2π/λ। दैट मीन्स एकांक दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य में जितना फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो उसकी कोणीय तरंग संख्या के बराबर है। ठीक भैया, ये सारे टॉपिक आप यहाँ से समझते। अब एक तीसरा टॉपिक आता है फेज। फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कला। और ये क्वांटिटी होती है बेटा आपकी वेक्टर फेज। कला एक्चुअल में बेटा होता क्या है, एक एंगल है, एंगल मतलब कोण है। अब कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण अगर SHM करता है, SHM का मतलब है सरल आवर्त गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो कोई भी अगर पार्टिकल SHM करता है, तो जो फेज जो क्वांटिटी है, कला जो है, वो एंगल है जो किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है बेटा, और उस पार्टिकल की पोजीशन की डायरेक्शन बताता है। इट इज एन एंगल एट एनी इंस्टेंट। फेज टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन। किसी भी क्षण मतलब कण के वेग की दिशा और स्थिति बताता है, ये है बेटा आपका क्या, फेज। ठीक है बेटा, 5। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो गया, अगर कोई भी पार्टिकल का इक्वेशन एक तो है y = a sin ω t और दूसरे का है y = a sin ω t प्लस फाई। तो ये फाई क्या एंगल है, फेज है, ये कोण है। इसका मतलब है ये वाला कण जो है वो इससे फाई फेज से आगे चल रहा है, या फिर ये फाई फेज से पीछे है। और इजी भाषा में बेटा अगर मैं तुमको बताऊं इजी वे में, कि अगर ये देखो ये पार्टिकल ये कर रहा है SHM ऐसे, और एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल कहाँ बेटा यहाँ है, तो इनके बीच का ये क्या है, फेज हो गया। अब समझिए इजीली बेटा, ये क्या होता है, फेज होता है। अब अगर एक ही साथ ये पार्टिकल भी मीन पोजीशन पे आता है, इसका मतलब माध्य स्थिति,
और दूसरा पार्टिकल भी एक ही साथ इस वाले पॉइंट पे आता, लेकिन ये इधर से आया और ये इधर से, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो फेज है वो 180 का है, पाई का है, क्योंकि अपोजिट है। और अगर दोनों एक ही साइड से एक ही साथ आए तो फेज 0 है, मतलब एंगल है ही नहीं। ये आपका फेज है। तो ये 3 टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जब टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा अनुदैर्घ्य तरंगें, जो कि हमारा एग्जाम्पल में आ जाती है साउंड वेव्स। ठीक है बेटा, साउंड वेव्स के बारे में यारो अनुदैर्घ्य, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पहला नंबर पॉइंट है, ये दावांतर से उत्पन्न होती हैं, दावांतर से उत्पन्न होती हैं, मतलब प्रोड्यूस बाय प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर। अरे जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाती है साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगे। और साउंड वेव का बेटा तुम्हारा मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे अगर मेरे मुंह से अगर आवाज आती है बेटा, तो जब तुम बोलते हो या बातचीत करते हो तो अपने मुंह के आगे अगर तुम्हारा हाथ आ जाता है ना, तो कभी आवाज आती है तेज, कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी। अरे स्पीकर होते हैं बॉक्स में, तो अगर तुमने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो स्पीकर ऐसे करके देते हैं। तो इसका मतलब है जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, दे अराइज ड्यू टू द प्रेशर वेरिएशन, दाब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इस कारण से इसमें दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि ये संपीड़न, संपीड़न का मतलब है कंप्रेशन, और विरलन, विरलन का मतलब है रेयरफैक्शन, ठीक है ना, के रूप में उत्पन्न होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, के रूप में उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती है। अब देख, जैसे यहाँ पर आपको मैं फॉर एग्जांपल एक चीज बेटा बताऊं, यहाँ पर है सोर्स, मतलब सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का सेंस है कि जहां से ये वेव पैदा हो रही है, ये सोर्स है बेटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह पर प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर ज्यादा हो, वहां पर आ जाता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब संपीड़न। और जिस जगह पर प्रेशर कम हो तो वहां पे जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो होते हैं दूर दूर, तो वहां पे कंप्रेशन की जगह पे बनता है विरलन, ठीक है बेटा, आ रही है। अब क्या करेंगे, ठीक बेटा, तो जहां पर अब यहाँ पे इजी सी बात है, पहला पॉइंट नंबर क्या था कि ये दाबांतर से उत्पन्न होती हैं, जब तक प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा जब तक ये अराइज नहीं होंगी। दूसरी बात, जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा, वहां पर होता है कंप्रेशन, संपीड़न, और जहां पर प्रेशर सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, वहां पर होता है बेटा विरलन या रेयरफैक्शन। अब तीसरा पॉइंट, इनकी आवृत्ति के बारे में अगर हम सोचें कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब अनुदैर्घ्य तरंगों की आवृत्ति, तो किसी भी पॉइंट पर जहां पर 1 सेकंड में जितने कंप्रेशन या रेयरफैक्शन, या किसी भी पॉइंट पर 1 सेकंड में जितने संपीड़न या विरलन उत्पन्न होते हैं, उस संख्या को बोलते हैं कि ये इनकी आवृत्ति है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि साउंड वेव्स की किसी भी सोर्स से जो साउंड आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 40 हर्ट्ज है, हर्ट्ज है। अब हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 40 पर सेकंड। अब ये 40 क्या है भाई, हर्ट्ज का मतलब है पर सेकंड। इसका मतलब है वो जो सोर्स से साउंड वेव्स आ रही हैं उनके द्वारा किसी भी पॉइंट पर, उस मीडियम में, उस माध्यम में 1 सेकंड में 40 विरलन और 40 ही कंप्रेशन उत्पन्न हो, मतलब संपीड़न और विरलन।
हाँ बेटा, ये होती है आवृत्ति। ठीक बात। तो मतलब नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इन 1 सेकेंड। हिंदी में बच्चा समझ जाएंगे बेटा, 1 सेकंड में संपीड़न या विरल लहरों की संख्या। 14 पॉइंट आता है सब वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, इसका सिंबल क्या होता है? लैम्डा। और इसकी सिंपल सी डिफाइन एक ही है, जितनी दूरी में एक वेव आ जाए, और एक वेव का मतलब क्या है? पूरा एक वाइब्रेशन या पूरा एक कंपन उत्पन्न हो जाए। तो देखो यहाँ पर बना आपका संपीड़न। संपीड़न का मतलब है मैक्सिमम प्रेशर। फिर क्या आ गया आपका? विरलन मतलब कम से कम दाब। और फिर दोबारा से आएगा यहाँ पे कंप्रेशन मतलब संपीड़न। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट हुआ बेटा। क्योंकि जैसे इसमें ना इस वाली जो ये अनुप्रस्थ थी, ट्रांसवर्सल थी, उनमें इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि जो ट्रांसवर्सल थी उसमें जो रंग और गर्त एक दूसरे के अपोजिट थे बेटा। वो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, वो भी मैक्सिमम थी, बट लेकिन अपोजिट में थी। इसमें क्या है बेटा? इसमें संपीड़न और विरलन, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। इस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होता है। ठीक है ना? इन दोनों के बीच की दूरी। अब इससे आगे आएगा क्या? विरलन बेटा। अब इनके बीच की भी दूरी अगर आप करो तो ये भी आपकी वेवलेंथ है, ये है तरंग। और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन सी फिनोमेना है, ऐसी कौन सी इवेंट है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दो तरंगों में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ है कि ये अनुदैर्घ्य है। मतलब बिटवीन टू वेव्स, H1 इज ट्रांसवर्सल एंड H1 इज लॉन्गिट्यूडनल। वो प्रोसेस, वो फिनोमेना, वो इवेंट, वो चीज कौन सी है बेटा? तो वो होता है पोलराइजेशन। रोबर्ट, इनका पोलराइजेशन नहीं होता, हमेशा पोलराइजेशन अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्सल वेव्स का ही होता है। प्रकाश में पोलराइजेशन होता है, इसी कारण से प्रकाश जो होता है, जो लाइट वेव होती है, वो अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है बेटा? अब इसके बाद में सब तुम्हारा ये चीज बेटा तुम गए समझ गए है ना? तो दो लगातार संपीड़नों, दो लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी, अच्छा ये टॉपिक 1 2 3 बेटा, ये मत समझना कि ये केवल जो अनुप्रस्थ के लिए, ये सबके लिए होते हैं। तरंग संख्या, एकांक दूरी में कितनी वेव्स है, मतलब एकांक मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। कोणीय तरंग संख्या, 1 मीटर की डिस्टेंस पे दो पार्टिकल्स के बीच में कितना फेज है, कितनी कला है। और फिर क्या था आपका फेज। पार्टिकल इसमें भी SHM ही करते हैं, पार्टिकल इसमें भी SHM ही करते हैं। मतलब इसमें भी माध्यम के कण सरलावर्त गति ही करते हैं, इसमें भी सरलावर्त गति ही करते हैं। केवल फर्क क्या होता है? एक दो फर्क ये है कि इनका पोलराइजेशन हो जाता है और इनका पोलराइजेशन नहीं होता है। दूसरा फर्क, अरे फर्क नंबर दूसरा फर्क ये है बेटा, समझना ध्यान से। इसमें मीडियम के पार्टिकल जिधर वेव चलती है उधर ही वाइब्रेशन करते हैं, और इसमें मीडियम के पार्टिकल जिधर वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं। ये फर्क नंबर दूसरा है। ठीक बेटा? ये सारी टॉपिक है बेटा, उतना पॉज कर रहे हैं। चैनल नेम फिजिक्स बाई सतीश। अच्छा बेटा, अब यहाँ से आगे ना देखो,
तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव्स, ठीक है ना। इन ए स्ट्रिंग तो v इक्वल टू आता है बेटा अंडर रूट में t अपॉन है। t क्या है? डोरी में तनाव, टेंशन। और m क्या है इसमें? मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, बेटा। अब यहाँ से v इक्वल टू अगर आ जाता है तो t अपॉन m ऑफ m क्या है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। भाई एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब क्या? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू रूट में t अपॉन। अब मास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, घनत्व अपॉन में लेंथ। अब t इज इक्वल टू यहाँ पे v वॉल्यूम क्या है बेटा? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन में लेंथ का। तो ये आ जाएगा t अपॉन में एरिया की वैल्यू क्या है? पाई r स्क्वायर। तो इट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव्स इन ए स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अरे डोरी ऐसी तो बेटा होती है ना ये, तो ये इसके लिए r की वैल्यू है ये वाली r, मतलब इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं जरा आगे वाला टॉपिक हमारा आता है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। स्पीड ऑफ साउंड। तो अब बेटा पहले इसी में और समझ लो कि यहाँ से आया आपका t अपॉन पाई r स्क्वायर डी। तो अगर मतलब इस तनाव और एरिया, टेंशन और एरिया को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो इससे हमारी वैल्यू आएगी t1 अपॉन t2 इक्वल टू रूट में d2 अपॉन d1। मतलब जितना उस डोरी की डेंसिटी ज्यादा उतनी स्पीड कम। अरे ध्यान कर लो बेटा, मैकेनिकल वेव से जो है टाइम t1 अपॉन t2 सॉरी बेटा, यहाँ पे आएगा v1 अपॉन v2, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर हम टेंशन t और एरिया को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो जो अनुप्रस्थ तरंगों की चाल है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव्स विल बी इनवर्सली टू द डेंसिटी। जो उस डोरी का घनत्व होगा उसके वो इनवर्सली होगा। अब सिंपल सी बात क्या बेटा, अगर इन दोनों को तुम कांस्टेंट मानते हो तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट में t1 अपॉन t2। जितना तनाव ज्यादा, जितना टेंशन ज्यादा, उतनी चाल ज्यादा। अब अगर तुम बेटा इसको अगर कांस्टेंट मानते हो तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट में आ जाएगा r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट हट गया तो इसका मतलब हुआ r2 अपॉन r। ये तीन फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ से बेटा हमें चालू करना क्या, ध्यान से समझना। अब यहाँ से आगे हमें स्टार्ट करना है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगों की चाल। सबसे पहला वो पॉइंट क्या है, इनकी जो प्रकृति है, मतलब नेचर है, वो होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो पॉइंट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको समझनी क्या है। किसी भी मीडियम में अगर साउंड वेव चलती है बेटा तो उसकी स्पीड दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कौन कौन से फैक्टर? मतलब फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव्स,
मतलब ध्वनि तरंगों की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से बेटा पहला आता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? जड़त्व बेटा। जिस मीडियम के पार्टिकल का जड़त्व जितना ज्यादा होगा, तो पहला फैक्टर आता है उस मीडियम का इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है बेटा जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या है कि जितना इनर्शिया ज्यादा होगा उतना उस मीडियम में जो साउंड की स्पीड है, उस साउंड की जो स्पीड है वो कम होगी। अरे मेरी बात है समझ लेना है। मैंने तुम्हें बताया था बेटा इसमें क्या पॉइंट है कि जो साउंड वेव जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करता है कि वो पार्टिकल्स एनर्जी को वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं बेटा। जितना उनमें इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उसमें एनर्जी, ऊर्जा का जो संचरण होगा वो उतना ही कम होगा। तो इसके तो तुम ये मान सकते हो बेटा, इसके तो ये होती है इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती। और दूसरा आता है बेटा एलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। जिस मीडियम की एलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा? मीडियम की इलास्टिसिटी, हाँ। अरे मीडियम का मतलब है जैसे एलास्टिसिटी प्रत्यास्थता स्टील की होती है ज्यादा, तो स्टील में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। उससे ज्यादा हाथी दांत में होती है, उससे भी ज्यादा क्वार्टज में होती है। जो गैसियस मीडियम जो होते हैं बेटा उनकी एलास्टिसिटी सबसे कम होती है, और उनकी एलास्टिसिटी सबसे कम है। इसी कारण से जो गैसियस मीडियम है, जो गैसीय माध्यम है जैसे हवा, इनमें ध्वनि की चाल मतलब लिक्विड और सॉलिड से कम होती है। सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है क्योंकि उनकी एलास्टिसिटी ज्यादा होती है। उससे कम होती है लिक्विड में, जैसे मतलब जल, दूध, इनमें बेटा कम। और सबसे कम होती है जो गैसियस माध्यम होते हैं, क्योंकि ठोस की एलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना बेटा? तो अब यहाँ से अगर पॉइंट आता है तो सबसे पहला पॉइंट, तो यहाँ पर आपका साउंड वेव का है ना बेटा। तो यहाँ से अब हम करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एंड सॉलिड, ठोसों में ध्वनि की चाल। तो बेटा V इक्वल टू आ जाता है E अपॉन D। E क्या है? रीजन क्या है तुझे? स्पीड ऑफ साउंड एंड सॉलिड बेटा, ठोसों में ध्वनि की चाल। V इक्वल टू आता है बेटा E अपॉन D। अरे दो फैक्टर्स है ना, एलास्टिसिटी और एनर्जिया। ठीक है ना बेटा? स्पीड ऑफ साउंड वेव्स पे। और ये क्या है सर? डेंसिटी, मतलब अगर हम बेटा तुम्हारे यहाँ पे स्टील की बात अगर करें तो स्टील में E की वैल्यू और स्मॉल d की वैल्यू पुट करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड आती है अप्रोक्सीमेट 5096 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा ये सारी बात है। इसके बाद आता है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, द्रवों में चाल। तो ये आपकी आती है V इक्वल टू रूट में K अपॉन D। K क्या है रे? अरे वो क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और D तो आपको बेटा पता ही है, घनत्व। अब बच जाता है स्पीड ऑफ साउंड इन बेटा गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस में ध्वनि। इसको बेटा ने समझना थोड़ा अच्छे से।
देखो बेटा, अब यहाँ से एक चीज आपको पता है कि V इक्वल टू हर एक में बेटा हर किसी में E/d आएगा। सॉलिड के लिए सॉलिड में, लिक्विड के लिक्विड में, और गैस के लिए। अब किसी भी गैस के प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बेटा 2 होते हैं। मतलब फॉर एनी गैस द कोफिशिएंट ऑफ बल्क, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट 2 होते हैं। एक होता है समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ से अब यहाँ पर बेटा आपको ये समझना कि इसमें 2 ओपिनियन आते हैं। ओपिनियन का मतलब है विचारधारा 2 आती है। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बताया था वो वैज्ञानिक थे, कौन से? न्यूटन। इन्होंने बताया था कि जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि संचरित होती है, व्हेन साउंड प्रोपेगेट्स इन एनी गैसियस मीडियम, तो वो घटना होती है समतापी। समतापी का मतलब है आइसोथर्मल। मतलब इसको तुम लिख सकते हो कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम बी ए आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई। मतलब एक समतापी घटना है। समतापी तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ET/d, T फॉर आइसोथर्मल। और बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है कि जो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है बेटा, मतलब ET की वैल्यू आती है P के बराबर। P क्या है? दाब, इनिशियल प्रेशर। अब इस P की वैल्यू और D की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आपको पता है कि NTP पर वायु में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट NTP भी 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड होती है। इस वाले फॉर्मूले से इस वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये तो है प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये क्या बेटा? थ्योरेटिकल वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू इससे अलग आती है, मतलब हटके आती है। तो इसलिए इस सूत्र के लिए इग्नोरेंस थी, मतलब इसमें कोई दिक्कत थी, इसको हटा दिया गया। ठीक। अब इसी में करेक्शन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लाप्लास। इन्होंने बताया था कि जो ये बता रहे हैं कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल के बजाय ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि उसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, मतलब वो जो प्रोसेस है बहुत धीमी होती है और एडियाबैटिक बहुत फास्ट होती है। तो इसका मानना था कि जो मतलब संपीड़न और विरलन है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है, वो धीरे धीरे होते हैं। इसलिए इनका मानना था कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी घटनाएं। लेकिन इन्होंने बताया कि ये समतापी घटना होने के बजाय, आइसोथर्मल होने के बजाय एडियाबैटिक है, मतलब ये एक दोष घटना है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर अब तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, यहाँ पर P की जगह पे बस गामा P आ जाता है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो जस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड ही आती है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला गलत है और ये वाला सही है। अब यहाँ से बात नंबर पहली के साउंड का किसी भी गैसियस मीडियम में चलना कैसा है? आइसोथर्मल है। साउंड का आइसोथर्मल होने के बजाय एडियाबैटिक है। और फॉर्मूला
अंडर रूट में पी अपॉन डी की बजाय अंडर रूट में गामा पी अपॉन डी है ना बेटा। पॉज कर।